दाऊद की हालत धोबी के गधे जैसी हो गई। वो उलझन में फंस चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे। दाऊद लगातार रिक्वेस्ट करता रहा। वो दाऊद को चीखते हुए बोली, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? जिस मिट्टी ने तुझे पनाह दी उसी को तूने धोखा दे दिया। दाऊद के बंगले पर तोहफे पहुंचने लगे, तोहफे जिसके अंदर टूटी चूड़ियों के डिब्बे थे। दाऊद ने कहा, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। आपने कई बार कई जगह पर ब्लैक फ्राइडे सुना होगा। ब्लैक फ्राइडे एक किताब है, ब्लैक फ्राइडे एक फिल्म भी है, लेकिन असल में ये उस काले दिन की कहानी है जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रूह कांप गई थी। वहां के पौष इलाकों से लेकर भीड़ भाड़ वाले बस्ती तक मौत का मंजर फैला हुआ था। धमाके से जख्मी लोग अपने ही लोगों के हाथों में दम तोड़ रहे थे, और कई लाशें ऐसे भी थी जिन्हें तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन आपको पता है इस तबाही के पीछे चेहरा किसका था? कौन था वो दरिंदा जिसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ? दरअसल आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वही शख्स है जिसके लिए बॉलीवुड के लोग लगातार दुबई जाकर उसके व्हाइट हाउस पर गाना गाया करते थे कि अमीरों को जिसने अमीरी दिखाई, गरीबों की जिसने कुटिया सजाई, वही है भाई दाऊद भाई, दाऊद भाई। लेकिन असल में वो कैसा है ये पूरी दुनिया जानती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक किताब पढ़ते हुए मुझे एक अजीब सी चीज पता चली जो दाऊद ने धमाके के ठीक बाद कहा था। अब हम सब तो उसे मुंबई में हुए धमाके के पीछे का असली अपराधी मानते हैं ना। भले ही वो पकड़ा नहीं गया, वो बात अलग है, लेकिन आपको पता है वो खुद को अपराधी नहीं मानता है। उसके मुताबिक उसे अंदाजा ही नहीं था कि मुंबई में कुछ इतना बड़ा होने वाला है। और आपको पता है जिस दाऊद को आज तक कोई छू भी नहीं पाया, वो असल में धमाके के ठीक बाद आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। वो भारत वापस लौटना चाहता था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया। अब दाऊद वापस आना चाह रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मना क्यों किया? आइए वो पूरी कहानी आपको एकदम डिटेल में शुरू से लेकर अंत तक सुनाते हैं। 12 मार्च 1993, दिन शुक्रवार, वो काला दिन जब मुंबई दहल उठा था। बम धमाकों की आवाज ने शहर के कोने कोने में मातम फैला दिया था। आम लोग सदमे में थे, सरकार सकते में थी और पुलिस खून के आंसू रो रही थी। लेकिन एक और शख्स था जो इस सब के बीच भीतर ही भीतर कांप रहा था, और वो था खुद दाऊद इब्राहिम, मुंबई का बेताज बादशाह जिसे लोग भाई कहकर पुकारते थे। लेकिन उस दिन उसके महल जैसे बंगले के भीतर बेचैनी और डर का साया मंडरा रहा था। दाऊद के करीबी बताते हैं कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आईएसआई और उसके गुर्गे इतने बड़े पैमाने पर मुंबई में तबाही मचाने जा रहे हैं। हाँ, उसने महाराष्ट्र के समुद्री रास्तों से आरडीएक्स की तस्करी के लिए मदद जरूर की थी, अपने रूट का इस्तेमाल जरूर करने दिया था, लेकिन उसे लगा ये कोई छोटा मोटा हमला होगा जैसा कि कश्मीर में अक्सर उन दिनों होता आया था। मगर जब मुंबई में एक के बाद एक दसियों धमाके हुए और वहां की सड़कों पर लाशें बिछी, अस्पताल कराहों से भर गए और अखबारों के पहले पन्ने खून से डूब गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसने किस आग को हवा दी थी। उस रात दाऊद ने शायद पहली बार अपने किए पर पछताया था। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन इस बार वे कॉल्स किसी धंधे या नए सौदे से जुड़े नहीं थे, बल्कि हर तरफ से नफरत और गुस्से से भरी आवाजें आ रही थी। दुबई में उसके आलीशान बंगले के दरवाजे पर खतों का ढेर लग गया था, जिसमें उसे कौम गद्दार, मुल्क गद्दार जैसे शब्द कहा जा रहा था। ये सभी शब्द उसकी रगों में जलते तेजाब की तरह घुल रहे थे, क्योंकि जो लोग उसे कभी खुदा की तरह पूजते थे, दाऊद भाई कहते थे, आज वही लोग उसे गालियां दे रहे थे। इन्हीं में से एक कॉल मुंबई हवाई अड्डे की एक मराठी महिला पुलिस अफसर का था। जब दाऊद के आदमी ने फोन लाकर दाऊद को दिया तो उधर से गुस्से में कांपती आवाज सुनाई दी। उस पुलिस अफसर ने दाऊद को चीखते हुए कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? जिस मिट्टी ने तुझे पनाह दी उसी को तूने धोखा दे दिया। दाऊद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो बस चुपचाप सुनता रहा।
जैसे कोई मरा हुआ आदमी हो। आलम ये था कि महिला ने बुरा बुरा कहकर फ़ोन कट कर दिया, मगर दाऊद को होश ही नहीं था। फ़ोन कटने के बाद भी वो बहुत देर तक फ़ोन कान पर लगाकर ऐसे ही बैठा रहा, जैसे दाऊद उम्मीद कर रहा था कि कोई और भी उसे गालियां देकर उसकी आत्मा पर चाबुक चला देगा। जिस दाऊद को कभी कोई हिला भी नहीं सकता था, आज वो बिखर चुका था। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि उसके अपने ही कौम के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। ये वही लोग थे जिनकी हिफाजत के लिए उसने कई बार अपनी जान दांव पर लगाई थी, लेकिन आज वही उसे गद्दार कहकर पुकार रहे थे। दरअसल 1992-93 के मुंबई दंगों के दौरान जब हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ अपने चरम पर थी, तब कहते हैं कि दाऊद ने इस सांप्रदायिक झगड़े से खुद को दूर रखने का फैसला किया था। उसने ये तय किया था कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बीच में वो नहीं पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि उस वक्त दाऊद के इसी चुप्पी से उसके ही कौम के लोग बहुत ही नाखुश थे और दंगे के दौरान ही दाऊद के बंगले पर तोहफे भेजने लगे थे वो लोग। तोहफे जिसके अंदर टूटी चूड़ियों के डिब्बे थे और उन पर लिखा होता था, ये उस भाई के लिए जो अपनी बहनों की हिफाजत न कर सका। मतलब इसका ये था कि वहाँ के लोग, वहाँ की औरत दाऊद को कह रही थी कि उनका सुहाग गुजर रहा है, उनकी चूड़ियाँ टूट रही है, लेकिन दाऊद को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये चूड़ियाँ दाऊद ही रखे ताकि उसे एहसास हो। मतलब दंगे के दौरान एक वर्ग ऐसा था जो दाऊद को कोस रहा था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जब धमाके के दौरान दाऊद को बुरा भला कहा जा रहा था, उसे गद्दार कहा जा रहा था, तो वो सोच रहा था कि जब दंगे के दौरान उसने हथियार नहीं उठाए तो उसके ही लोग उसे कायर कह रहे थे, टूटी चूड़ियाँ भेज रहे थे, और अब जब 93 में उसका इन धमाकों में नाम आया तो यहाँ भी वो लोग उसे गद्दार कह रहे हैं। इस वक्त दाऊद की हालत धोबी के गधे जैसी हो गई। वो उलझन में फंस चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे। मन ही मन सोच रहा था कि दंगे के दौरान जब हथियार नहीं उठाया, मुस्लिमों की तरफ से नहीं लड़ा, तब उसे कायर कहा जा रहा था। आज जब धमाकों में नाम जुड़ रहा है उसका, तो अब उसे गद्दार कहा जा रहा है। मतलब वो किसी तरफ का नहीं रहा। आलम ये था कि कई रातों उसने जाग कर काटी। हर एक ऑप्शन को दाऊद तलाश रहा था, जिससे कोई एक ऐसा रास्ता निकले जिससे उसके ऊपर जो गद्दार का धब्बा लगा था वो हट सके। फिर आखिरकार उसने फैसला किया कि वो आत्मसमर्पण करेगा। फिर एक दिन उसने अपने खास आदमी से कहा, फ़ोन लाओ। उस आदमी ने भी पूछा, किसको फ़ोन करना है भाई? और दाऊद ने कहा, राम जेठमलानी को। जेठमलानी उस वक्त भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक थे। कानून की दुनिया में उनका बड़ा नाम था, सबसे ऊपर था उनका नाम। दाऊद को लगा कि अगर कोई उसे इस दलदल से निकाल सकता था तो वो वही थे, क्योंकि राम जेठमलानी वो वकील थे जिन्होंने हाजी मस्तान के लिए भी केस लड़ा था। तो दाऊद को लगा कि क्या पता उसके लिए भी उनके पास कोई रास्ता हो। फिर क्या, दाऊद की ओर से जेठमलानी जी को फ़ोन लगाया गया। वो उन दिनों लंदन में ही थे, तो उनके वहीं वाले घर पर फ़ोन लगाया गया। कहते हैं कि पहले तो जेठमलानी जी दाऊद से कोई भी बात करने को तैयार नहीं थे। वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे, मना कर रहे थे कि वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जब दाऊद लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था और आत्मसमर्पण की बात कह रहा था, तो फिर एक दिन वो बात करने को तैयार हो गए। फिर जैसे ही जेठमलानी जी ने उधर से कॉल उठाया, तो इधर से दाऊद ने कहा, मिस्टर जेठमलानी, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। दाऊद की आवाज़ में अजीब सी थकान थी, लेकिन वो था तो दाऊद, इसलिए उधर से कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर ठंडी आवाज़ आई, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? दाऊद ने कहा, हाँ, और मैं अपने वादे पर कायम रहूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बात आत्मसमर्पण की थी, इसलिए उन्होंने, राम जेठमलानी जी ने कहा कि ठीक है, बताओ क्या बात है। फिर दाऊद ने कहा कि मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तो तैयार हूँ, मैं भारत तो आ जाऊँगा, जो भी चल रहा है सब चीज़ तो मैं करूँगा, जो भी केस चलेगा होगा, लेकिन शर्तें हैं मेरी। तो उसने अपनी शर्तें बतानी शुरू की। पहली शर्त ये कि मुझ पर सिर्फ 1993 में जो धमाके हैं उससे जुड़े जो भी आरोप हैं वही केस चलेंगे, पुराने जितने भी केस हैं वो हटाए जाए। दूसरी, मुझे जेल में नहीं बल्कि घर में नज़रबंद कर रखा जाए। फिर उसने कहा कि अगर सरकार इन शर्तों को मान लेगी तो मैं भारत लौटने को तैयार हूँ।
जेठमलानी जी ने दाऊद के आत्मसमर्पण की पेशकश यानी कि उसके सरेंडर ऑफर को आगे बढ़ा दिया और यह खबर आग की तरह फैल गई। सरकार में हड़कंप मच गया, संसद में इस बात पर बहस छिड़ गई। कई नेता इस मौके को राजनीति के लिए भी भुनाना चाहते थे। हालांकि अगर दाऊद वापस आ जाता तो ये सरकार के लिए एक बड़ी जीत होती, मगर कहते हैं कि उसके खिलाफ एक लॉबी भी खड़ी हो गई। वे नेता जो खुद अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे, जो नहीं चाहते थे कि दाऊद लौटे और उनके काले कारनामों से पर्दा उठे, क्योंकि दाऊद अगर भारतीय सरकार के हाथ में आता तो कई और लोगों के नाम उठते हैं। खैर, तो ऐसा कहा जाता है कि इस लॉबी ने ही सरकार पर दबाव बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दाऊद कोर्ट तक पहुंच गया तो कई बड़े नाम जो है वो बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने दाऊद के ऑफर पर जवाब देते हुए कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, कोई माफिया डॉन यहाँ अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। अगर उसे आना है तो बिना किसी शर्त के आए, आत्मसमर्पण करे, कानून का सामना करे। अब देखिए, कहते तो ये भी है कि उस समय की सरकार को ये भी पता था कि अगर दाऊद की शर्तें नहीं मानी गई तो वो आएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने दाऊद के ऑफर पर ऐसा जवाब दिया जिस पर आगे कोई बातचीत ही ना हो। खैर, जो भी हो, जब महाराष्ट्र सरकार ने दाऊद के सरेंडर ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि उसके किसी भी शर्त को नहीं माना जाएगा, तो उसने भी चुपचाप अपना फैसला बदल लिया, दाऊद इब्राहिम ने। और इसके बाद उसे कोई छू भी नहीं पाया। वो पाकिस्तान में ऐसे खोया कि खोया ही रहा। बस उसकी कहानियां आती रही जो आप चैनल पर देखते रहते हैं। हालांकि कहते ये भी है कि दाऊद ने देखा कि हमले के सालों बाद जब याकूब मेमन जो खुद चलकर भारत आया था, उसके साथ कैसा सलूक किया गया। उसके मुताबिक, यानी कि दाऊद के मुताबिक, याकूब ने सबूतों के साथ सरकार की मदद करने की कोशिश की, बावजूद उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद दाऊद को यकीन हो गया कि अगर वो भारत लौटता तो उसका भी यही हश्र होता। इसलिए वो फिर कभी वापस लौटने की बात करता ही नहीं है। ये सब दाऊद सोच रहा था। अब तक की ये कहानी दाऊद के एंगल से थी कि वो क्या सोचता है, क्या सोचता था। जो बातें मैंने पढ़ी वो मैंने आपको बताया। और सच कहा है किसी ने कि अपने दामन पर दाग किसी को नहीं दिखता है, और दाऊद को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो सोचता है कि अगर वो सरेंडर कर देगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसे सजा ना मिले। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर वो सच में सरेंडर करने को तैयार था तो शर्तों पर ही सही उसे भारत लाया जाना चाहिए था। क्योंकि उस वक्त जो हुआ, जिस तरह से उसने सरेंडर ऑफर दिया, जिस तरह से ठुकरा दिया गया, इस तरह से तो भारत सरकार ने अपने हाथों से अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े मगरमच्छ को निकल जाने दिया, जो आज भी कराची में बैठा है, अपनी महफिलें सजा रहा है, भारत को दर्द देने के लिए नई साजिशें रच रहा है। कम से कम वो भारत में होता तो उसे कंट्रोल करने का कोई और तरीका तो सोचा जाता, और अगर वो अदालत में दोषी पाया जाता तो सजा भी मिलती। खैर, आज सच्चाई यही है कि वो हमारे गिरफ्त में नहीं है, कोसों दूर है, कोसों क्या बहुत दूर है हमसे। बाकी आपको क्या लगता है, सरेंडर ऑफर जो था दाऊद का, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, या फिर सरकार ने जो सरेंडर ऑफर ठुकरा दिया वो उन्होंने सही किया? आप जो भी सोचते हैं, आपको जो भी लगता है, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बिना किसी रुकावट के। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।